डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एज यू नो कि हम लोग पेपर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान MBI 2013 का। ये हमारा पार्ट 3 है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 100 के बाद वाले क्वेश्चंस हैं वो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की PDF आपको, ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनलोडर वाल्व यूज्ड इन द एयर ब्रेक। आप सभी को पता है कि एयर ब्रेक में हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। अब कंप्रेस एयर है मतलब वहाँ पे कंप्रेशर भी होगा, मोटर भी होगा जो चलेगा और एयर को कंप्रेस करेगा। अब मान लीजिए आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, स्टिल देयर इज द एक्सेस प्रेशर है, तो उसको कैसे रिलीव करोगे आप? तो उसके लिए हम लगाते हैं अनलोडर वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो ये सारे उसके पार्ट होते हैं। बेसिकली जो ब्रेक वाल्व होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट नहीं होता है? अनलोडर वाल्व का ना। अनलोडर का काम क्या है? प्रेशर को रिलीज करना। तो वहाँ पे ब्रेक वाल्व की क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एंटी ब्रेकिंग सिस्टम? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द व्हील फ्रॉम द स्किडिंग। आपने देखा होगा ना कि ABS सिस्टम लगा है तो आपकी व्हीकल स्किड नहीं करेगी। क्यों नहीं करती है? इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए सडनली कुछ हो गया और आप सडन ब्रेक अप्लाई कर देते हो, उस समय आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। आपने बहुत तेज़ ब्रेक अप्लाई कर दिया जिसके वजह से आपकी गाड़ी व्हीकल बहुत तेज़ थी, हाई स्पीड में थी और अचानक से 0 स्पीड आएगी तो एनर्जी कहीं तो जाएगी, तो आपकी गाड़ी पलट सकती है, स्किड हो सकता है, स्लिप हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लगाते हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, जो क्या करता है, एक बार लगता है फिर कुछ देर के लिए छोड़ देता है, फिर लगता है फिर छोड़ देता है, इस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली स्कीडिंग को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट्स कितने होती हैं? आप सभी को पता होगा, अगर आपने देखा है कि 2 नेगेटिव प्लेट के बीच में हम एक क्या डालते हैं? पॉजिटिव प्लेट्स डालते हैं। दैट्स मीन कि जो पॉजिटिव प्लेट होगी ऑलवेज 1 लेस देन द नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 इज करेक्ट। यहाँ पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा ना। इस बैटरी में हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करते हैं? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बैटरी टेस्ट विच सिमिलर टू द सिचुएशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार्टिंग मोटर। बैटरी बेसिकली है क्या? जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि आप बैटरी लगाने जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया इस बैटरी की 3 ईयर वारंटी है, 4 ईयर वारंटी है, 2 ईयर वारंटी है। तो कंपनी वालों को एग्जैक्टली पता होता है, खुश होते हुए यार कि 2 ईयर की वारंटी, वाह मज़ा आ गया, 3 ईयर की वारंटी, वाह मज़ा आ गया, बीच में ख़राब हो गई तो हम चेंज कर देंगे। भाई ये ख़राब होगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी बनाती है ना, तो जब उसका टेस्ट होता है हाई डिस्चार्ज टेस्ट, वो बेसिकली साइकिल टेस्ट करने के लिए होता है कि ये जो बैटरी हमारी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, उसी के हिसाब से उसका लाइफ डिफाइन होता है, कितनी बार ये चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, नहीं तो उसकी लाइफ बिना चार्ज डिस्चार्ज के भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपका? 3rd है। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाउ मेनी डायोड इज ऑल आर यूज्ड इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में कितने डायोड यूज़ किए जाते हैं? 6। डायोड से बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। बेसिकली अल्टरनेटर करता क्या है? अल्टरनेटर का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेटर यूज क्या करता है आपके कार में। तो बेसिकली वो सप्लाई करता है, बैटरी को चार्ज करता है ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनको पावर करता है। बट ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि अल्टरनेटर का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, तो वहाँ पे आपको बैटरी चार्ज करना ही लिखना है। डायोड क्यों यूज़ किया जाता है? इसमें आपको पता है ना कि डायोड कई सारे तरीके से यूज़ किया जाता है, एज ए रेगुलेटर, एज ए रेक्टिफायर। तो बेसिकली जो आपकी अल्टरनेटिव करंट होती है उसको DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो अलाउ करेगा, रिवर्स बायसिंग में अलाउ नहीं करेगा। वो सारे फंडामेंटल हमने जब डायोड हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेक्चर में तो डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है, वाई रिले इज फिटेड इन द हॉर्न सर्किट। रिले क्यों फिट किया जाता है? तो बेसिकली रिले होता क्या है? एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है ना। तो रिले का काम होता है टू प्रिवेंट द हॉर्न बटन। हॉर्न बटन को वो प्रिवेंट करता है ना। बेसिकली लो पावर सर्किट टू हाई पावर सर्किट में वो ऑपरेट होता है, तो जो हॉर्न बटन होती है उसको वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अ बस कैन नॉट मूव बिकॉज 2 गियर इंगेज सिमल्टेनियसली। अब ऐसा ना हो, मतलब आप कह सकते हो कि 2 गियर एक साथ मिसिंग ना हो उनका, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गियर लॉकिंग मैकेनिज्म। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? आपने देखा होगा ना एक टाइम में एक ही गियर मिस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, फॉर रेगुलेशन एंड अल्टरनेटर हैव।
अल्टरनेटर में रेगुलेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अब वोल्टेज रेगुलेटर ओनली, केवल वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न है, मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया तो ये क्या करता है, एडिशनल करंट सप्लाई कर देता है। मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो वो डिलीवरी को स्टॉप कर देता है, पावर डिलीवरी को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम करता है, तो केवल वोल्टेज रेगुलेटर को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि बैटरी को मान लीजिए आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने व्हीकल से, तो पहले कौन सा टर्मिनल निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है ये आप मुझे बताओगे। नेगेटिव टर्मिनल को हम निकालते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम निकाल देंगे तो स्पार्किंग के चांसेज रहेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल को पहले रिमूव करते हैं, इसके बाद हम पॉजिटिव टर्मिनल को रिमूव करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल मतलब वो टर्मिनल जो ग्राउंड होता है। ग्राउंड कैसे होता है वो, ग्राउंड मतलब कहीं पे आप देखो होगा ना, ग्राउंड करने के लिए हम कहीं उसको बांध देते हैं जो बेसिकली ग्राउंड से टच में रहे, या घर में इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा ज़मीन में ही सीधा गाड़ देते हैं, या जनरेटर जब लोग चलाते रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी चीज़ में बांध देते हैं जिससे वो ग्राउंड हो जाए कि जो चार्ज फ्लो रहे वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1010, यहाँ पे आपको मैच करना है। बल्ब का सिंबल को कैसा दिखाते हैं आप, इलेक्ट्रिकली सिंबल यहाँ पे दिया गया है, बल्ब को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, लार्ज कैपेसिटर को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, फ्यूज वॉल को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, और अर्थिंग को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो बहुत ही सिंपल, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सिंबल्स हैं, आपको याद रखना। कोई आपको नहीं पता होगा तो अर्थ वाला तो आपको पता ही होगा कि अर्थिंग का कैसे हम दिखाते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, सी का S एंड डी का P। वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऑडोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विथ मेजर, क्या मेजर करता है, आपके व्हीकल में लगा रहता है ना, डिस्टेंस टेबल, आप कितना डिस्टेंस टेबल कर रहे हो वो मेजर करता है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज्ड फॉर द ऑटोमोबाइल हेडलैम्प, कैसा होता है, पैराबोलिक। आप लोगों ने देखा होगा ना, बेसिकली रिफ्लेक्शन को हम ऐसे यूज करते हैं कि यहाँ से बल्ब निकल रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करके हम इसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, नहीं एक सही डायरेक्शन में जाए, तो पैराबोलिक यूज करते हैं। भाई अब ये देखोगे तो ये ऐसे तो पैराबोलिक ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113, हैंड ब्रेक इज कार आर यूजली, जो हैंड ब्रेक होता है वो होता है बेसिकली मैकेनिकल। अब आप कहोगे यार मैकेनिकल ब्रेक तो उतना पावरफुल होता नहीं है, क्यों यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक क्यों नहीं यूज़ कर लेते, एयर वाला क्यों नहीं यूज़ कर लेते। अब मान लीजिए आप व्हीकल में सब कुछ अच्छा यूज़ कर लिए, अब हाइड्रोलिक ब्रेक है वो आपके कंट्रोल में रहता नहीं है, पंप खराब हो गया, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक लगेगा, नहीं लगेगा। कहीं पे लीकेज हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक लगेगा, नहीं लगेगा। मगर मैकेनिकल ब्रेक है जो आप पे अपने पावर से लगाना है, लग जाएगा ईजिली। तो एज ए सिक्योरिटी उसको हम मैकेनिकल ब्रेक जानबूझ के बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी टेक्नोलॉजी पीछे, जानबूझ के बनाते हैं भाई, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे बाकी के ब्रेक आपके खराब हो गए हैं तो एटलीस्ट हैंड ब्रेक, इसीलिए उसको इमरजेंसी, पार्किंग, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। क्वेश्चन नंबर 114 है, द रेयर सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द ट्रैक्टर, कुछ नहीं होता है यार, कहाँ ट्रैक्टर में सस्पेंशन होता है बैक साइड में, इसीलिए तो उठा के पटकता है। कभी ट्रैक्टर में बैठ के देखा आपने, ऐसा पटकेगा ना कि पिछवाड़ा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 115, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द लेड एसिड बैटरी, क्या यूज कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, इससे पहले भी मैंने इसको कहा था। तो 115 का क्या हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक ब्लीडिंग क्यों करते हैं भाई, एयर निकालने के लिए ना। सपोज कर लीजिए आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, उसमें एयर घुस गई, एयर कंप्रेसिबल है और आपका जो फ्लूइड वो कंप्रेसिबल नहीं है, क्या ब्रेक नहीं लगेगा, लगेगा ना, बट जैसा रिस्पांस आपको चाहिए वैसा रिस्पांस नहीं आपको मिलेगा। आप व्हीकल चला रहे हो, जनरली थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखते हो, लग जाता है। दोबारा व्हीकल चला रहे हो, उसमें एयर आ गई किसी तरीके से लीक होके, ठीक है, दोबारा व्हीकल चला रहे हो, आपका वही माइंड में तो वही है कि एकदम थोड़ा सा पैर रखूंगा ब्रेक लग जाएगा। मगर उस टाइम पे एक्सीडेंट होने के पास में आप आए, थोड़ा सा पैर रखे, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसमें एयर आ गई, वो कंप्रेस हो जाएगी, आपका जो पावर ट्रांसमिट करना था उतना हो नहीं पाएगा, ब्रेक नहीं लगेगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं उससे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 117, द मोस्ट पॉपुलर स्टीयरिंग गियर बॉक्स फॉर कार टूडे। स्टीयरिंग गियर बॉक्स के लिए कौन सा यूज होता है, रैक एंड पिनियन। यहाँ पे आपको डायग्राम भी नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली रैक एंड पिनियन सिस्टम होता है। मैनुअल, और आप तो मैनुअल आते नहीं है, पावर्ड आते हैं, नहीं आप थोड़ा सा घुमाते हैं, मोटर लगा रहता है, वो ज़्यादा घुमा देता है, आपको कुछ करना नहीं होता है। मान लीजिए मोटर हो गया खराब, मोटर खराब हो जाएगा, जैसे आपको घुमाता है, आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, घूमेगी नहीं, आपको एकदम घुमाए जा रहे हो, नहीं घूमेगी। तो पावर स्टीयरिंग आती है जनरली, बट रैक एंड पिनियन यूज़ किया जाता है उसमें, उसको ड्राइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 118, कंसीडर द फॉलोइंग, क्या करना है आपको यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बताना है ना। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, पहला है एज कंपेरिजन टू मैनुअल गियर, मैनुअल स्टीयरिंग
द स्टीयरिंग एफर्ट अप्लाइड बाय द ड्राइवर इन मोर इन द पावर स्टीयरिंग। नहीं, पावर स्टीयरिंग में कम एफर्ट लगेगा ना यार, ज़्यादा कहाँ लगेगा, ज़्यादा किस में लगेगा, मैनुअल में लगेगा ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड है एज कंपेयर टू मैनुअल स्टीयरिंग द स्टीयरिंग गियर रेशियो मोर इन द पावर स्टीयरिंग, सेम होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2, फर्स्ट एंड 1 बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 119 है अ सेंट्रीफ्यूगल पंप विल स्टार्ट डिलीवरी वाटर, कब डिलीवरी करेगा भाई, जब मैनोमेट्रिक हेड से ज़्यादा हो जाएगा ना, प्रेशर इतना आपने डिलीवर कर दिया कि मैनोमेट्रिक हेड फ्रॉम बॉटम टू अपर जहाँ पे उसको डिलीवर करना है, उस पूरे क्या कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो डिलीवर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 120 है ना, ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है, इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रोटलिंग प्रोसेस में, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आप लोग हिंदी भी रीड कर लेना जिनको हिंदी में आता है। क्वेश्चन नंबर 121 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत है, वाइल्ड ट्रैक कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूजिंग ऑफ रिवर्सिबल व्हील। रिवर्सिबल व्हील क्या होती है, बेसिकली डिफरेंट एक्सेल पोजीशन आपको देती है विथ रिस्पेक्ट टू द हब विदाउट रिवर्सिंग द व्हील, तो आप इससे ट्रैक चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 122 व्हाट इज द एडजस्टेड व्हाइल डूइंग द व्हील अलाइनमेंट, क्या एडजस्ट करते हैं, वैसे तो एडजस्ट सारे करते हैं, आपका कैम्बर कैस्टर व्हील अलाइनमेंट होगा तो सब करेंगे, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देना है, तो कौन सा दोगे आप, तो आप पहले ये जान लो कि जो कैस्टर होता है, अगर कैस्टर में कोई प्रॉब्लम हुई, कम ज़्यादा हुआ जितना चाहिए उससे, तो आपकी स्टीयरिंग पे इम्पैक्ट होगा, स्टीयरिंग हो जाएगी हार्ड। कैम्बर है तो क्या हो जाएगा आपका, टायर वियर पे इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी जो व्हील अलाइनमेंट वाला लेक्चर है उसमें मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहो तो उसको सेपरेटली देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका टो इन, अब ये जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके टर्निंग से, ठीक है, आपके सेफ्टी से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि टायर घिस रहा है या स्टीयरिंग हार्ड हो रही है, या ये देखोगे कि आप सेफ हो कि नहीं, आपके व्हीकल टर्न जहाँ से करना है वो टर्निंग होगी कि या रोड से बाहर निकल जाएगी। तो सबसे ज़रूरी होता है टो इन सेट करना, क्योंकि ये आपके सेफ्टी से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 123 है, 123 क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 80, 80 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर, ये क्या होता है, सेक्शन हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ, कैसे देखते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका होता है एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बाकी नोमेनक्लेचर भी रीड कर लेना, कभी कभी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। आगे एक क्वेश्चन और आएगा, आई थिंक सो आ ही गया, द टायर इज डेजिग्नेटेड, इस तरीके से आपको टायर दिखाया गया। तो ये वाला क्या था, पिछले वाले में देख लो, ये जो 20 था 3rd नंबर पे ना, तो ये बेसिकली क्या था, दैट इज दिस वन ना, रिम डायमीटर है, तो रिम डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेप ऑफ द कोल्ड टायर रीट्रेडिंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, कोल्ड और हॉट दो टाइप के होते हैं। हम जो पुराने टायर है ना उसको नया करने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं, उसको ऊपर से ओवरलैप करके, अगर टायर की बाकी कंडीशन ठीक है तो जो प्लाई है, जो थ्रेड हैं, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। दो तरीके होते हैं, हॉट एंड कोल्ड होता है। हॉट वाले के लिए आपको 100 से 150 टेम्परेचर चाहिए होता है, और कुछ 40 से लेके 50-60 ATM तक आपको प्रेशर चाहिए होता है। कोल्ड के लिए कुछ 5 to 6 ATM प्रेशर चाहिए होता है, टेम्परेचर 100 and 120 के आसपास चाहिए होता है। करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप करते हो इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करके देख लोगे कि ठीक है, केसिंग वोसिंग ठीक है जहाँ पे उसको लगना है। जैसे ये टायर है, ख़राब हो गया, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं जो थ्रेड ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है उसका, ठीक है। अगर केसिंग ठीक नहीं है तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टायर जो वियर टियर हुआ है उसको कट करके हम निकाल देते हैं। ये करते हैं। फिर थ्रेड माउंट करते हैं, थ्रेड माउंट जो ग्राउंड पे टच पे रहता है उसे थ्रेड कहते हैं, तो थ्रेड माउंट करते हैं। फिर थर्मल, जैसे मैंने आपको कहा कि इतने प्रेशर टेम्परेचर पर रखते हैं कि ताकि वो पैक हो जाए, ऐसा ना कि चलाने जाओ गाड़ी तो ऊपर जो आपने लगाया कवर वो बाहर और आपकी जो रिम साइज दूसरा जो पुराना वाला था वो बाहर, इस तरीके से ना हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द पर्पज ऑफ टायर रोटेशन इन द व्हीकल, क्या पर्पज हो सकता है ना, एक टायर को दूसरे व्हील में लगा देते हो, दूसरे को तीसरे में लगा देते हो, इससे क्या करते हो आप, वियर को इक्वलाइज करते हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम रहता है व्हील में। आप कितना भी कुछ कर लो, गाड़ी थोड़ा सा चला है, व्हील अलाइनमेंट करके लाए हो, किसी न किसी में प्रॉब्लम आ जाएगा जंपिंग के थ्रू। तो आप क्या करते हो, टायर को रोटेट करते रहते हो ताकि जो वियर टियर हो इक्वलाइज रहे। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियल प्लाई टायर एज कंपेरिजन टू क्लॉस प्लाई टायर।
अब यहाँ पे आपको रेडियल और क्रॉस, इससे पहले भी मैंने शायद दिखाया होगा, इस तरीके से दिखोगे। ये रेडियल है, ठीक है, ये क्रॉस है। क्रॉस वाला देखोगे तो इस तरीके से क्रॉस में लगा होगा। जैसे नाम है वैसे ही काम भी है। सबसे ऊपर क्या लगा होता है? थ्रेड। तो ग्राउंड्स के कांटेक्ट में ये प्लाई नहीं रहती है, थ्रेड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाए रहते हैं। अब क्या है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, दोनों के अलग अलग यूजेज होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड थर्ड है, ये रेडियल टायर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा ही हमको मिलता है रेडियल टायर में। सेकेंड गलत है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेडियल में रोड कॉन्टेक्ट अच्छा मिलता है, ये वाला टायर रोड के कॉन्टेक्ट में अच्छा रहेगा। ड्राइविंग में कंफर्ट ज़्यादा ये देगा ना कि ये देगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट में ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो ना, कोई चीज़ ऐसे करके ऐसे रखे हो तो ये बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता ना, इसको ऐसे ऐसे रखे तो ज़्यादा बैलेंस होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा होता है इसमें, फ्यूल कंजप्शन लो होता है, थ्रेड कटिंग के चांसेस भी कम होते हैं। ये होता है आपका रेडियल में, बट थोड़ा महंगा आता है क्रॉस से, ठीक है। क्रॉस वाला क्या है? व्हीकल की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है क्रॉस वाले में, और आप कह सकते हो कि साइड वॉल थोड़ा सा डैमेज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपका? थर्ड इज करेक्ट। 1 एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है, ट्रू बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है ना, सही स्टेटमेंट बताने हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेटेड है तो बीच से घिसेगा, अगर इन्फ्लेटेड नहीं है तो साइड से घिसेगा, और ये परफेक्ट है, अगर एयर सही है तो ये वाला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 ना, थर्ड वन इज करेक्ट। 1 एंड बोथ आर ट्रू, क्योंकि ओवर इन्फ्लेटेड है, मोस्ट सेंटर से होगा और एजेस से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। सिंपल फार्मूला है, फार्मूला होप सो कि आप सभी लोग लगा लोगे, ठीक है। आप सभी को पता है F होता है 9/5C + 32। ये फार्मूला है। कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन 4 आ जाएगा ना, 129 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल टू होता है? गेज प्लस एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वैक्यूम हो तो कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं, वैक्यूम नहीं हो तो इस तरीके से एब्सोल्यूट हो गया, ये गेज प्रेशर, ये ATM हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131 इज फिटेड टू द रेयर कैन। क्या फिटेड होता है भाई? फ्लाईव्हील फिटेड होती है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये फिटेड होता है। बेसिकली ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी यूज इन द व्हीकल इज यूजली किस पे मेजर किया जाता है? एम्पियर आवर में, कि कितना चार्ज वो स्टोर कर रही है अपने अंदर, ठीक है। इसी के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। देखा होगा आपने, बैटरी परचेज करने जाओगे तो 12 वोल्ट 40 एम्पियर ऐसे बोलते हैं, 60 एम्पियर इस तरीके से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फॉर गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो चेंज इन द विस्कोसिटी शुड बी मिनिमम डिस्चार्ज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विस्कोसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये गलत है। तो फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये दोनों और ये दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3। 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 है, एफिशिएंसी बताना है आपको। मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 135, इन प्रेशर लुब्रिकेंट सिस्टम इंजन द मैक्सिमम ऑयल प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाई। मैक्सिमम प्रेशर कैसे? वहाँ पे एक ऑयल प्रेशर रिलीफ हुआ, ज़्यादा हो गया तो रिलीज कर देना है ना। तो 135 का 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन व्हीकल द प्राइम एग्जॉस्ट पोल्यूटेंट क्या होता है? CO एंड NOx। तो ऑप्शन 4 है। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। हालांकि इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर। यहीं पे ब्रेक पावर थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो ये होती है ब्रेक पावर मल्टीप्लाई 36, तो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, मास इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। उसी तरीके से इंडिकेटेड का सेम फार्मूला रहेगा, ब्रेक पावर की जगह पे इंडिकेटेड आ जाएगा ना। तो बहुत ही सिंपल। अब ये 3 फार्मूला, इसके अपन इसको लाना है तो सिंपली क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, हाइड्रोलिक पास्कल लॉ पे काम करते हैं जितना भी हाइड्रोलिक मशीनरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 139, द रेंज ऑफ कंप्रेशन 6 to 8, 8 to 10, कोई जो भी कहता है। 12 to 20 का क्या होता है? डीजल का होता है। इसमें भी कहीं कहीं पे वेरिएशन थोड़ा बहुत रहता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, तो ये ओवरलैप करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। मोर देन 180 होता है ऑप्शन, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चले जाते हैं। तो ये 180 हो गया, तो 180 से ज़्यादा हो गया।
इन विच चैप्टर, आप हिंदी वाला पढ़ लेना, इन विच चैप्टर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द सेक्शन रिलेटेड टू द नेसेसिटी ऑफ द वियरिंग प्रोटेक्शन हेड गियर वाइल ड्राइविंग द मोटर व्हीकल। यहाँ जो वर्ड हेड गियर है ना, इसी को हेलमेट कहते हैं ऑन जनरल भाषा में, तो ऐसा कुछ मत सोच लेना कि क्या ही बोल दिया इसने। तो कहाँ पे मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आपके चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 है क्या? कंट्रोल ऑफ द ट्रैफिक, जहां पे सेक्शन 129 मेंशन है इसके बारे में। सेक्शन 129 कहता है कि आपको हेड गियर पहनना है, मतलब हेलमेट पहनना है, अगर आपकी एज 4 साल से ज़्यादा है। मैं ये 4 साल से ज़्यादा वाला कंडीशन फिर से ऐड किया गया है, जो आपका अमेंडमेंट आया है 2019 में, उसके बारे में बताता हूँ। 4 साल से ज़्यादा एज है तो आपको हेलमेट पहनना है। क्या ड्राइव कर रहे हो? तो बाइक ड्राइव कर रहे हो तो, ठीक है, कार में नहीं। हाँ, यहाँ पे एक आदमी एक्सक्लूड है, वो सिख कम्युनिटी के लोग। मैं भी इससे क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। सिख कम्युनिटी के लोग अगर टर्बन पहने हुए हैं तो उनको हेलमेट नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आप सिख कम्युनिटी से हो और टर्बन नहीं पहने हो तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। उनको एक्सक्लूड किया गया इस सेक्शन से। अगर कोई आदमी सिख है और टर्बन पहना है और बिना हेलमेट के मार्केट में घूम रहा है तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगी, बट आप घूम रहे हो तो आपके ऊपर लग जाएगी। कौन सा सेक्शन कहता है ये? 129। अब 4 साल से कम बच्चे को लोग लेके बाइक पे घूमते, उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो इसके पहले कोई प्रोविजन नहीं था, बट इसी साल सरकार ने 2021 में, हालांकि अब 2022 चल रहा है, बट उन्होंने 2021 में एक जनरल स्टैट्यूटरी रूल लेके आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका बच्चा 0 से 4 साल का है तो आप उसको आगे नहीं बिठा सकते हो। अपने जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं ना, टंकी पे बच्चे को बिठा लेते हैं, वहाँ नहीं बिठा सकते हो। और उसको एक चाइल्ड सेफ्टी हार्नेस सिस्टम पहनाना पड़ेगा, मतलब एक टाइप का बेल्ट आता है। क्योंकि ये पीडीएफ है, मैं फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इस पर वीडियो भी मैंने बनाया है। वो पीठ में बांधना पड़ता है बच्चे को ना, बच्चा बैठा रहेगा बट बेल्ट लगा रहेगा, आप अपने साथ उसको अटैच कर लोगे ताकि बच्चा ना गिर जाए अकेले, गिरे तो आप भी गिरो, ताकि बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो कहाँ पे मेंशन है? ये चैप्टर नंबर 8 में मेंशन है, ज़्यादा डिटेल मैंने बता दिया। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको वो सारे सेक्शंस, वो सारे चैप्टर मोटर व्हीकल एक्ट के पढ़ने हैं जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड है, जो डेली बाई डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का हो, व्हीकल फिटनेस का हो, कंडक्टर लाइसेंस से रिलेटेड हो, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, जैसे आपका परमिट से रिलेटेड हो, ये सारे जो चैप्टर और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने, कुछ स्टार्टिंग वाले जो सेक्शन है जो उसके बारे में बात करते हैं कि किसको चाहिए, क्यों चाहिए, वो वाले पढ़ने हैं आपको। ज़्यादा जरूरी ये है कि आप ये जान लो कि टोटल मोटर व्हीकल एक्ट में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर किसके बारे में बात करता है और कितने शेड्यूल हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले पुराना वाले की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे? 14, ठीक है। शेड्यूल कितने थे? 2। अभी जो नया अमेंडमेंट आया है 2019 में, उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में चैप्टर कितने बचे? 13। एक चैप्टर को हटा दिया गया, जो चैप्टर नंबर 10 था आपका, जो बात करता था लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं उसका मतलब क्या है, तो सपोज करिए आपका ड्राइवर है, आप गाड़ी चलाने वाले हो, और सॉरी, आप ओनर हो और आपका ड्राइवर है। आप व्हीकल के ओनर आप हो, आपका ड्राइवर गाड़ी लेके घूम रहा है और कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी में भी नहीं हो। बट उस केस में आपके ऊपर भी फाइन लगाया जाता था। अभी सरकार को 2019 में सरकार को लगा कि नहीं, ये ठीक चीज नहीं है। अब ओनर का क्या दोष है? वो ड्राइवर रख रखा है, अगर ड्राइवर ने गलती किया तो ड्राइवर के ऊपर फाइन लगना चाहिए ना कि ओनर के ऊपर। तो उस चैप्टर को हटा दिया गया। अच्छी बात है, हटना भी चाहिए इस टाइप के रूल। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं, ठीक, इसको हटा दिया गया। 2 शेड्यूल थे, जिसमें से कि एक शेड्यूल है आपके रोड साइन से रिलेटेड, वो है। सेकेंड शेड्यूल है जो बेसिकली एक्सीडेंट के केस में फाइन की बात करता था। गवर्नमेंट ने अब पूरी फाइन चेंज कर दिया है 2019 में, तो अब उसकी भी जरूरत नहीं रही, इसलिए गवर्नमेंट सेकेंड शेड्यूल को भी हटा दिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके मोटर व्हीकल एक्ट में कितने चैप्टर और कितने शेड्यूल हैं, तो आंसर होगा आपका 13 चैप्टर एंड 1 शेड्यूल, ठीक है। कई बार जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं शायद उनको भी नहीं पता रहता है, तो वो गलती कर देते हैं, तो वो करेक्शन होता है। जैसे महाराष्ट्र में पूछा गया था, उनको खुद को पता नहीं था कि जो टेम्परेरी परमिट होती है उसकी जो वैलिडिटी है एक्सटेंड करके 60 मंथ कर दिया गया है, तो उन्होंने 1 मंथ को सही किया था। बाद में बच्चों ने मुझसे जो गवर्नमेंट की जीआर की कॉपी है मांगी, मैंने भेजा, फिर जाके उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया। तो इस टाइप की गलतियां होती हैं, बट आप लोगों को उनका टेंशन नहीं लेना, वो बदल देंगे अगर गलत रहेगा तो। चलिए मूव करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉर हाउ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल रिमेन लीगली वैलिड, कब तक वैलिड होता है? तो इसमें भी 2 चीजें ध्यान से सुनना।
जो पुराना वाला एक्ट है 2019 के अमेंडमेंट से पहले वाला, तो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनकी वैलिडिटी होगी 15 ईयर। बट अभी जो 2019 का अमेंडमेंट आया है उसके बाद चाहे आपकी व्हीकल ट्रांसपोर्ट हो या नॉन ट्रांसपोर्ट हो, उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 15 ईयर की होगी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की। पहला रजिस्ट्रेशन करवाए तो 15 ईयर वैलिड होगा। दोबारा जो रजिस्ट्रेशन करवाते थे ना, मतलब एक्सपायर हो गया फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो वो 5 ईयर होता था, बट अब उसको हटा दिया गया है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपकी व्हीकल दोबारा कितने साल के लिए रजिस्टर होगी, उसका अलग से गवर्नमेंट ने प्रोसेस बना दिया है, उसका अलग से टैक्स लगा दिया है। अब आपके ऊपर लगेगा ग्रीन टैक्स, आपके व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट में आपकी व्हीकल पास होगी तभी दोबारा री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, नहीं पास होगी तो नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आरटीओ वाला फुल मौज लेगा नहीं। आप लेके गए अपनी व्हीकल, आरटीओ ऑफिसर से कह रहे हो देखिए मेरी व्हीकल की फिटनेस सही है, वो कहता है नहीं, टायर घिसा हुआ है, ब्रेक ठीक काम नहीं कर रहा है, पेंट उड़ा हुआ है, ये है फलाना ढिकाना है, जिसका कुछ का फिटनेस से रिलेशन रहेगा कुछ का नहीं रहेगा। आपसे खूब देर तक बातें हुई, लास्ट में आपने कहा कि सर क्या चाहिए आपको, तो उसने बताया कि कुछ चाहिए विटामिन एम जैसा, फिर आपने दिया, फिर आपकी व्हीकल फिट हो गई, चलने के लायक हो गई। ऐसा मैं नहीं कर रहा भाई, ब्लेम करते हैं लोग यार, ठीक है। तो खैर वो सब बात की बातें हैं, बट अभी आप जान लो कि चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, सबके लिए ये 15 ईयर है। अब मैं कह रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा लूप फॉल है, गवर्नमेंट ने कान घुमा के पकड़ा है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और माना जाएगा कि आपकी व्हीकल जो है आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 39 जिसमें व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की बात किया गया है उसको वायलेट कर रहा है। और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट किस में बात किया गया है? सेक्शन नंबर 56 में, जिसमें कहा गया है कि आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो सेक्शन 56 का वायलेशन तो हुआ ही हुआ, उसके साथ सेक्शन 39 का भी वायलेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये ऊपर से जा रहा है, क्या सेक्शन लगा रखा है आपने? एक बार मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं भी पढ़ना चाहते तो मैंने कहा कि चैप्टर एटलीस्ट तो याद ही कर लेना किस चैप्टर में क्या मेंशन किया गया है। तो अभी के क्वेश्चन का आंसर है आपका 2, या क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला तो भी आंसर होगा 2, मतलब 15 ईयर। री रजिस्ट्रेशन का कुछ फिक्स नहीं है, उसके बाद ग्रीन टैक्स भी लगाया जाएगा आपके ऊपर, तो वो सारी चीजें हैं। एक चीज और ध्यान रखो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी होगी नई व्हीकल की वो होगी 2 ईयर की। कितने? 2 ईयर की। अगर वहीं पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और वो 8 ईयर ओल्ड है तो उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 1 ईयर। हर एक साल में 8 साल पुरानी व्हीकल का आपको फिटनेस लेने जाना पड़ेगा, तभी आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। अब कई सारे लोग होंगे, मैं बताना भूल गया, कह रहे होंगे ये फिटनेस, अरे ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होती है? तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल उन व्हीकल को कहते हैं जो व्हीकल भाड़े पे चलती है, जिनका नंबर प्लेट येलो होता है। समझ में आ गया? येलो कलर की प्लेट जिसमें भी लगी होती है ना, वो सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैटेगरी में आती है। बहुत लेमन सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो। और जो आपकी पर्सनल व्हीकल है, जो आप पर्सनल यूज के लिए चलाते हो, वो आपकी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आती है। समझ में आ गया इतनी चीजें? चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 के ऊपर। कहा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नेसेसरी फॉर द रोड वर्थनेस ऑफ द व्हीकल। क्या जरूरी है व्हीकल के लिए कि आपके व्हीकल के पास रोड वर्थनेस है, मतलब आपकी व्हीकल रोड पे चलने के लायक है। सिंपल भाषा में कहें तो आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है कि आपकी व्हीकल फिट एंड फाइन है रोड पे चलने के लिए। तो पहला रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, तो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है ना। व्हीकल बिना रजिस्ट्रेशन के तो पब्लिक रोड पे आप अपने व्हीकल को चला ही नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा है एप्रोप्रिएट रोड साइन एंड एप्रोप्रिएट रोड साइन ऑन द रोड। भाई रोड साइन से व्हीकल का क्या लेना देना है? ऐसा तो नहीं आपकी नई व्हीकल है और आगे देख लिया कि रोड की साइन खराब है तो आपकी व्हीकल खराब हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो ये तो बकवास भरी बातें हैं, कॉमन सेंस से भी इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जरूरत होती है। जब फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाओगे तो आपके टायर की कंडीशन, ब्रेक की कंडीशन, बाकी जो इंटीरियर हैं, क्लचेज हैं, गियर बॉक्स, बहुत सारी चीजें चेक किया जाता है कि ऐसा ना हो, मतलब वो सारी चीजें चेक किया जाएगा कि किसी रीजन से आपकी व्हीकल रोड पे एक्सीडेंट ना कर दे, आपके व्हीकल का कंट्रोल आपके हाथ में हो, ऐसा कुछ खराब ना हो जाए आपके व्हीकल में जिससे रोड पे आपकी व्हीकल की वजह से दूसरों का एक्सीडेंट हो जाए ना। जिसमें सबसे जरूरी होता है कि आपके व्हीकल का ब्रेक काम कर रहा हो। नहीं सब कुछ खराब भी हो गया, आपके व्हीकल का ब्रेक काम कर रहा है तो आप ब्रेक लगा के अपने व्हीकल को रोक तो सकते हो, इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 143 हमने कर लिया है, इसका हिंदी यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका
द रोड साइन शोइंग विद द विड्थ लिमिट ऑफ द व्हीकल इज। देखो बेसिकली रोड साइन की बात किया गया है, जैसे मैंने आपको कहा ना रोड मार्किंग रोड साइन, वो आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। अगर आपको ये पढ़ना है तो दो चीजें सर्च करनी है। अगर आप ड्राइविंग रेगुलेशन पढ़ना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ड्राइविंग रेगुलेशन मनु एकेडमी, वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। रोड मार्किंग रोड साइन पढ़ना चाहते हो तो आपको सर्च करना है रोड मार्किंग मनु एकेडमी या रोड साइन मनु एकेडमी, वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। आई थिंक सो 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारी चीजें हैं। अब जो रोड साइन होती है ना, जिसकी यहाँ पे बात किया गया है, 3 टाइप्स की होती है बेसिकली। पहला होता है मैंडेटरी साइन। अब आपसे पूछा है कि विड्थ, जो व्हीकल की विड्थ दिखाती है वो कौन सी साइन है, तो वो आती है मैंडेटरी साइन में। मैंडेटरी साइन वो साइन जिसको सबको फॉलो करना है। मान लीजिए कोई ब्रिज है और ये कहा गया है, जैसे कई सारे जगह ब्रिज का एग्जांपल छोड़ दें तो ये शहर वहर में लगाया गया रहता है ना कि इतनी फीट से ऊपर की व्हीकल अंदर शहर में नहीं जा सकती, तो वो एक तरह से क्या है, मैंडेटरी साइन है, आपको उसको फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर फाइन लग जाएगी। उसी तरीके से विड्थ वाली हो जाएगी, कोई नैरो ब्रिज है, लिखा गया है कि भाई इतनी बड़ी, इससे ज्यादा विड्थ की व्हीकल अंदर नहीं लेके जाना, आप लेके गए और बीच में फंस गए, बाकी लोगों ट्रैफिक लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे मैंडेटरी साइन का बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं तो नो पार्किंग वाला साइन होता है। कहीं पे नो पार्किंग है, आपने पार्क कर दिया, आपके ऊपर लग जाती है फाइन। नो हॉर्न वाली साइन, इस टाइप की जो साइन होती हैं वो मैंडेटरी में आती हैं। एक चीज और ध्यान रखो कि अगर मैंडेटरी साइन को आप वायलेट करते हो तो आपके ऊपर लगाया जाएगा फाइन। दूसरे टाइप की जो फाइन होती है ना, इंफॉर्मेटरी टाइप की होती हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। क्या इंफॉर्मेशन साइन को आप वायलेट कर देते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा? जवाब होगा नहीं। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इंफॉर्मेशन वाली साइन पे ना लोगों के ऊपर फाइन लग जाए, लोग सुसाइड कर लेंगे। अब इंफॉर्मेशन वाली साइन होती कौन सी, पहले ये जान लो। मान लो कहीं पे दिखा रहता है ना, रोड पे दिखाया गया रहता है कि आगे पेट्रोल पंप है, दिखाया गया रहता है कि आगे फूड कोर्ट है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे होटल है, इस टाइप की साइन। अब इस टाइप के साइन पे फाइन लगाएंगे तो आदमी कहाँ से जिएगा यार, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कहा गया कि आगे भाई ओयो रूम्स आ रहे हैं। देखो तुम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से हो, तुमको तो ओयो रूम्स का सिंबल देख के ही जल भुन जाते हो। अगर वहीं पे ओयो रूम का बोर्ड लगा हुआ है कि 50% ऑफ है आज, तो तुम आधा क्या पूरा जल जाओगे। और उसके ऊपर तुम उसको चाहते हो किसी तरीके से इग्नोर करके आगे निकल जाए यार। तुम आगे निकल गए, आरटीओ वाला पकड़ लिया, बोला कि तुम ओयो को इग्नोर क्यों कर रहे हो, चलो फाइन दो, तो क्या करोगे, सुसाइड ही करोगे। सारा एक तो अपनी हालत खराब है, ऐसी इंजीनियरिंग लिया ऊपर से फाइन मांग रहा है। तो इंफॉर्मेटरी जो साइन होती हैं आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, इस पर कोई फाइन नहीं है। उसी तरीके से वार्निंग साइन होती हैं या कॉशनरी साइन इनको भी कहते हैं, इस पे भी कोई फाइन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है आपको कि आगे बम्प है भैया, ठीक है, आपको इन्फॉर्म मतलब एक तरह से कॉशन दे दिया गया है ना, एक तरह से वार्निंग दिया गया है कि स्पीड स्लो कर लो बेटा, आगे बम्प है। मगर नहीं, तुमको तो धूम चलाना है क्योंकि पीछे कोई बैठा है, इंप्रेशन जमाना है, और तुम लेके गए और उड़ गए बम्प पे। तो इस टाइप की जो साइन होती है, उस टाइप के साइन को हम क्या कहते हैं कि वो कॉशनरी साइन है या फिर वार्निंग साइन है। जैसे कहीं पे गो स्लो लिखा होता है, कहीं पे क्रॉस रोड होता है, कहीं पे स्कूल का सिंबल बना होता है कि भाई आगे बच्चे हो सकते हैं, आराम से जाओ, इस टाइप की साइन को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है आपका, मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन वायलेट करोगे तो फाइन, बाकी सारे वायलेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तुमको तकलीफ होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन डेली प्री ड्राइविंग इंस्पेक्शन ऑफ द कार। इनमें से कौन सा प्री ड्राइविंग इंस्पेक्शन में इंक्लूड नहीं है। तो गाड़ी चलाने से पहले मतलब कुछ चेकलिस्ट बना होता है कि आपको चेक कर लेना चाहिए, जैसे लुब्रिकेंट चेक कर लो, आप कूलेंट चेक कर लो, फ्लूइड ऑयल चेक कर लो, जो टायर है उसकी हवा चेक कर लो। नहीं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो विजुअली ना, कि खराब ना हो, नहीं कुछ टाइम बाद आपको परेशान होना पड़ेगा। बट क्या आप जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मतलब समझ रहे हो, आपके व्हीकल के नीचे जब सो जाओगे ना, सो के नीचे से जब रोड के ऊपर देखोगे ना तो एक बॉक्स सा बना होता है जिसमें गियर्स लगे होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंशियल कहते हैं ना। वो अलग अलग स्पीड प्रोवाइड कराती हैं हमारे व्हील्स को, तो उन्हें हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो उनमें लुब्रिकेशन देना होता है ना भाई, लुब्रिकेशन नहीं दोगे तिथ उसका घिस जाएगा ना कुछ टाइम बाद, तो लुब्रिकेशन दिया जाता है। बट उसको चेक करने के लिए आपको वहां पे बोल्ट लगा होता है अंदर, वो खोलना पड़ेगा ना, फिर उसमें आप फिंगर डालो, फिर देखो ऑयल लग रहा है कि नहीं, तो नॉट गुड। अब हालांकि कई सारे जगह पे दूसरे इंडिकेटर्स भी बना दिए गए हैं। खैर ये मतलब डेली चेक में नहीं आता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है चेक करना ना। डेली चेक में वो आता है जिसको आप आसानी से चेक कर सकते हो, आपको उसके लिए मतलब ज्ञान की, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं हो, या फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं हो, कुछ खोलने की जरूरत नहीं। पता चले कि आप कोई कंपोनेंट खोल दिए फिर तो उसको लगाना ही नहीं जानते हो, लो अलग ही मैटर हो गया। पहले तो गाड़ी ठीक थी, तुमने खोल के चेक किया, उसके बाद खराब कर दिया गाड़ी को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 146 है, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल इन विच ऑफ द चैप्टर। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात कौन से चैप्टर में किया गया है, तो वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो आपका सेक्शन 39 है वो कहता है कि कोई भी व्हीकल मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के पब्लिक रोड पे नहीं चल सकती। तो ऑप्शन है आपका 4, चैप्टर 4। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, इसके लिए उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थान में। हाँ, मगर आप बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हो, महाराष्ट्र की कर रहे हो, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा नहीं, गुजरात की कर रहे हो तो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि डिटेल में सिलेबस है यहाँ पे गुजरात में। नेक्स्ट है आपका द 5th चैप्टर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। 5th चैप्टर में क्या मेंशन किया गया है भाई, तो 5th चैप्टर में मेंशन किया गया है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मैंने आपको पहले बता दिया ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में डिफरेंस क्या होता है। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आपने कभी सुना है, जैसे आप हो, आपकी कार है, तो आप कहीं जाते हो तो आपसे परमिट मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता है, नहीं। मगर कोई येलो प्लेट वाला लेके जा रहा है तो उससे परमिट मांगा जाएगा कि बेटा तुमको गाड़ी लेके इधर जाने के लिए परमिशन किसने दिया है, इसी को कहते हैं परमिट। तुमको लगेज ले जाने के लिए परमिशन किसने दिया है, तुमको सवारी बिठाने के लिए परमिशन किसने दिया है। आपने देखा होगा कि कभी कभी पुलिस वाले या आरटीओ वाले पकड़ लेते हैं, आप प्राइवेट व्हीकल में सवारी बिठा के लेके जाते हैं, कई सारे लोग लेके जाते हैं, तो क्या कहते हैं आपसे कि भैया मैं बैठा तो ले रहा हूं आपको, मगर जब आरटीओ वाला पूछे ना तो आप कह देना कि आप मेरे घर के ही हो, ठीक है, आप मेरे रिलेटिव हो, हम लोग घूमने जा रहे हैं, ऐसे बोल देना। वो क्यों कहता है, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है सवारी ढोने की, फिर भी वो पर्सनल व्हीकल लेके सवारी ढो रहा है। तो आप कहोगे उससे सरकार का नुकसान क्या है, बेटा नुकसान है ना टैक्स का, क्योंकि आप जब परमिट लेने जाओगे तो सरकार को आप टैक्स दोगे, क्योंकि आप एक कॉमर्शियल काम कर रहे हो जिससे आप अर्निंग कर रहे हो। जब आप कुछ कमा रहे हो रोड पे व्हीकल चला के, तो सरकार का भी कुछ हिस्सा बनता है ना। रोड आपके वजह से डेली आप 10 बार 10 चक्कर लगा रहे हो गाड़ी से, तो रोड तो खराब कर ही रहे हो ना, पोल्यूशन फैला रहे हो, तो सरकार तुमसे पैसा नहीं लेगी, टैक्स लेगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम परमिट, तो वो देना होता है। तो वो किस में मेंशन है, आपके मेंशन है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या मेंशन किया गया है, दैट इज कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148 है, कार्नोट इंजन वर्किंग, दो टेम्परेचर आपको दिया गया है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। T1 क्या है, सॉरी T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर है, T1 हायर टेम्परेचर है। आपको ध्यान रखना है कि केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये T2 हो जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है 47, 44 कितना हो जाएगी 273, 320, नीचे कितना हो जाएगा 640, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे 273, ये कितना आ जाएगा 0.5। वेरी सिंपल। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और होता है वर्क अपॉन हीट, वर्क अपॉन हीट, तो बहुत ही सिंपल, इसको नीचे कर दीजिए, ये 150 है तो 0.2 डिवाइड हो जाएगा या 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो सिंपल इज दैट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 है, क्या हो जाएगा भाई, गर्मियों के टाइम में कह रहे हैं द प्रोसेस आर यूजिंग एयर कंडीशनिंग इज, ह्यूमिड एयर जनरली होती है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको पसीना होता है, तो कूल करना है और डिह्यूमिडिफाई करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ये वाला ऑप्शन सही है आपका 4। ये फार्मूला भी कोई पढ़ा होगा तो आप देख लेना, 64WR³ N डिवाइडेड बाई 6D4, ठीक। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे R की जगह पे D दिया हुआ है, तो यहाँ पे R को क्या लिख सकते हो आप 2D लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगेन ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो वेरी सिंपल इज दैट, ये ऑप्शन सही है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।